गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में लेखिका बचेंद्री पाल की आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन किया गया है। बचेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट पर की गई चढ़ाई व एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने का जो सफ़र उन्होंने तय किया उसका वर्णन इन्होंने अपनी आत्मकथा के माध्यम से हमारे साथ साझा किया है। बचेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने के दौरान कौन कौन सी समस्याएं हुई और उन समस्याओं का समाधान उन्होंने किस प्रकार किया, इन सभी बातों का विवरण भी हमें इस पाठ के माध्यम से मिलेगा। पाठ पढ़ने से पहले लेखिका का जीवन परिचय जान लेते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बांपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से MA और फिर B.Ed की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। पर्वतारोही का मतलब पर्वत पर चढ़ने के लिए है ना, पर्वत पर चढ़ने वाली। पर्वत कौन सा? एवरेस्ट। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता। वह सोचती कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। अभियान का मतलब क्या होता है? किसी काम के प्रति प्रतिबद्धता, मतलब किसी काम को करना, आगे बढ़ना, चढ़ाई करना। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, मतलब एवरेस्ट पर चढ़ने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया। स्वयं कलमबद्ध मतलब अपनी खुद की आत्मकथा उन्होंने लिखी। प्रस्तुत अंश उसी विवरण से लिया गया है। जो हमारा पाठ है यहाँ पर, यह उसी का एक छोटा अंश है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। मतलब इस पाठ को पढ़ते हुए ऐसा लगेगा जैसे बचेंद्री के साथ हम स्वयं भी एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पाठ 2, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर, हिमपात मतलब बर्फ़ का जो रास्ता था, बर्फीला जो रास्ता था, उसको साफ करता रहे। इसके लिए एक दल पहले ही आगे चला गया। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगता है। सागरमाथा मतलब समुद्र का सिर। समुद्र को हम समुद्र के अंदर हम पहाड़ को देख सकते हैं ना उसके पानी में, तो ये सागरमाथा मतलब जो एवरेस्ट है उसको नेपाली लोग किस नाम से पुकारते थे? सागरमाथा के नाम से पुकारते थे। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का
फूल यानी प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मानो मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मतलब जो लेखिका हैं वो बता रही हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए मुझे काफ़ी कई तरह की जो समस्याएं थी, मतलब ऐसी समस्याएं जो मुझे डराने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मेरा एवरेस्ट के प्रति जो रुचि थी, मेरी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की जो इच्छा थी, मेरा जो लक्ष्य था, इन चुनौतियों के सामने कुछ भी नहीं था और मैं एवरेस्ट की चढ़ाई को हमेशा से ही पूरी करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लौहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। मतलब लेखिका जो है बचेंद्री पाल, उनको बार बार ऐसे समाचार मिल रहे थे कि वह इस चढ़ाई से घबरा जाए। कभी उन्हें किसी के मृत्यु के समाचार मिलते, किसी के घायल होने के समाचार मिलते और कभी रास्ते के खराब होने के। फिर भी वह अपने लक्ष्य पर अडिग रही। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अब जो उनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने बताया कि एवरेस्ट अगर आपको चढ़नी है, एवरेस्ट की चढ़ाई अगर करनी है तो आपको खतरों का तो सामना करना ही होगा और कभी कभी तो आपको मृत्यु भी सहज भाव से, मतलब आसानी से स्वीकार कर लेनी होगी कि हम मृत्यु के भी बहुत करीब हैं। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर और तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया। मतलब रास्ता ढूंढने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जगह जगह झंडियाँ लगा दी गई है। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। ग्लेशियर क्या होता है? जो बर्फ़ है वह पिघल पिघल कर नदी का रूप ले रही है। हिमपात में अनियमित व अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। अब जो उपनेता प्रेमचंद जो थे वह कह रहे हैं कि हमने वैसे तो रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन जो ग्लेशियर है, मतलब बर्फ़ का पिघलना अभी भी जारी है। तो जो भी हमने काम किए हैं अभी तक के, वो सारे काम व्यर्थ भी हो सकते हैं और हमें रास्ता दोबारा भी खोलना पड़ सकता है। मतलब मुसीबत अभी हमारी टली नहीं है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। मतलब बार बार हमें लोगों की मृत्यु के समाचार मिल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचकर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लौहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। अब उन्हें लगा कि ये जो एवरेस्ट की जो पर्वत श्रेणियां हैं वह बड़ी ही क्या है, टेढ़ी मेढ़ी नदियों से घिरी हुई है। उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई, भौचक्की रह गई, हैरान रह गई।
हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बर्फ़ पानी बनकर ही गिरे, उसके बर्फ़ का बड़े बड़े टुकड़ों में गिरना, पिंड के रूप में गिरना भी हो सकता है। हमें बताया गया है कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है तथा अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। मतलब कि अगर ये दरारें पड़ जाएगी, ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाएगी, तो इसका जो ख्याल है वही बहुत डरावना। अगर ऐसा हो गया तो रास्ता बिल्कुल कठिन हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अब मतलब ये बता रही हैं कि इस रास्ते पर जाना तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा भी लोगों को ये हर रोज़ छूता रहेगा। इसका अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।